G7 में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे पीएम मोदी। दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंक की खुलेगी पोल। सात महाशक्तियों के सामने बेपर्दा होगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की 7 महाशक्तियों के बीच होंगे। मौका है G7 बैठक का और इस बैठक में पीएम मोदी का सामना होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। दरअसल 7 महाशक्तियों के मंच G7 में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को न्योता मिला है, जिसे कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को दिया है। G7 समिट का आयोजन 15 से 17 जून को कनानास्किस में होगा। भारत 2019 से इस समिट में गेस्ट के तौर पर शामिल होता आ रहा है। अब तक कनाडा ने भारत से पहले सिर्फ यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया को निमंत्रण भेजा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी मंच पर साथ दिखेंगे। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक संदेश क्या होंगे, ये देखने लायक रहेगा। G7 में शामिल होने के न्योते पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर कनाडा के पीएम को धन्यवाद दिया। इधर पीएम मोदी को G7 में शामिल होने का न्योता मिला, तो उधर इस न्योते पर देश के अंदर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के कनाडा दौरे पर कहा है कि उन्हें इस दौरे के दौरान ट्रंप के सीज फायर करवाने वाले दावों का खंडन करना चाहिए। ये जरूरत है, 11 बार बेइज्जत कर चुका है वो देश को और आपको, कि ये जो सीज फायर हुआ है ये कराया है ट्रंप ने लालच देकर, ट्रेड का। अब ट्रेड है या ट्रेडर ये आप तय करें, तो वहां दोनों आमने सामने हों जी। ये देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आप उनसे कहिए कि उसका खंडन करें। कांग्रेस ने पीएम मोदी को G7 से न्योता मिलने से पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे। अब G7 में शामिल होने का निमंत्रण मिलने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। ये वो विदेश नीति वाले लोग हैं जो 26/11 के बाद MFN स्टेटस पाकिस्तान को देते रहे। तो कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति विदेशी नीति है, मतलब कि विदेशियों में ही इनको भरोसा है। इसीलिए आज ये SMS सलमान, मनीष और शशि की बात को भी नहीं मानते। G7 शिखर सम्मेलन अब सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं, बल्कि भारत के लिए रणनीतिक मोर्चे पर खुद को स्थापित करने का एक बड़ा मंच है। और इस महामंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला है। ईरान और अमेरिका की एटमी डील खतरे में पड़ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने धमकी दी कि अमेरिका ईरान पर शर्तें थोपने वाला कौन होता है। ईरान अब यूरेनियम संवर्धन बंद करने की शर्त मानने को तैयार नहीं, और इस बीच इजराइल पर सीरिया से भीषण हमला शुरू हो चुका है। ईरान से लेकर गाजा और सीरिया से लेकर लेबनान तक कई फ्रंट फिर से एक्टिव हो चुके हैं। समझिए। ईरान अमेरिका एटमी डील। खाड़ी के बारूदी घमासान के बीच अमेरिका ईरान में रस्साकसी का खतरनाक खेल चल रहा है। इस खेल का द एंड एटमी धमाके के साथ होने का खतरा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में बात बिगड़ती जा रही है। एटमी डील पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान या तो अमेरिका से परमाणु समझौता करेगा या फिर बर्बाद होगा। ट्रंप की धमकियां दिन ब दिन तेज हो रही हैं। उधर इजराइल ईरान पर हमले की धौंस जमा रहा है। ईरान भी ट्रंप की एटमी डील से दूर होता दिखने लगा है, मगर ट्रंप एटमी डील की मजबूरी गिनाते जा रहे हैं। इस सब के बीच इजराइल दुश्मनों पर बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा है, जबकि ईरान ने फाइनल फैसला कर लिया है। फैसला यह कि ईरान ट्रंप के साथ परमाणु समझौता नहीं करने वाला। ईरान एटमी डील के लिए
तभी तैयार होगा जब ट्रंप ईरान की हर शर्त मान ले। इसके मायने ये है कि अब डील नहीं, युद्ध होगा। ट्रंप से एटमी डील नहीं, युद्ध लड़ेगा ईरान। खामेनेई का फाइनल ऑर्डर, 100 परमाणु सेंटर करो तैयार। ईरान बनेगा न्यूक्लियर लीडर, खौफ में आया सुपर पावर। तेल अवीव से व्हाइट हाउस तक परमाणु युद्ध का सायरन बजा। ईरान को इजराइल के जंगी जेट नहीं डरा सके। ईरान को ट्रंप की धमकी से फर्क नहीं पड़ा। ईरान एटमी डील के थ्रेट से भी नहीं घबराया। ईरान ने अब ताल ठोककर ट्रंप से कहा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एटमी पावर बनेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने जो वार्निंग दी है, उससे सुपर पावर की जमीन खिसक गई है। कल तक जिस ईरान को ट्रंप बात बात पर बर्बाद कर डालने की धौंस जमा रहे थे, जिस ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को नेतन्याहू जंगी जेट से बम बरसाकर उड़ाने का मिशन ऑन करने वाले थे, उसी ईरान ने अब 100 से ज्यादा एटमी सेंटर बनाने का रुख अख्तियार कर लिया है। मतलब ये ईरान एटमी पावर नेशन की लीग का लीडर बनने की हुंकार भर रहा है। साथ ही ईरान ने ट्रंप की एटमी डील के ऑफर को भी रद्दी की टोकरी में डालने का सिग्नल दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्रंप की एटमी डील को ईरान के लिए सबसे हानिकारक डील तक कह दिया है। ईरान में वही होता है जो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई तय करते हैं। सुप्रीम लीडर की कही हर बात पत्थर की लकीर होती है। अली खामेनेई अमेरिका को धोखेबाज कहते हैं, अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। सुप्रीम लीडर ने इसके बाद भी ट्रंप की एटमी डील के लिए हरी झंडी दे दी थी, मगर सारे एहतियात बरतते हुए उन्होंने ट्रंप से अलर्ट रहने की हिदायत भी दी थी। हालांकि डील पर ट्रंप के बदलते रुख ने ईरान को परमाणु समझौते से दूर कर दिया है। सुप्रीम लीडर खामेनेई का दिमाग ट्रंप की जिस बात ने गर्म कर दिया है, उसे भी जान लीजिए। अली खामेनेई ने ट्रंप को डायरेक्ट धमकी देकर यह भी पूछा कि अमेरिका कौन है जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के फैसले लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बातों बातों में यह भी जाहिर किया कि ईरान के पास 100 परमाणु सेंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका ईरान को यूरेनियम संवर्धन से रोक देगा तो ये एटमी सेंटर किसी काम के नहीं होंगे। ईरान के सख्त रुख ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका में ईरान की डील को लेकर ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने ऐलान किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाए हुए हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कोशिशें भी जारी हैं, जहां IAEA चीफ राफेल ग्रासी से ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने वही बातें दोहराई हैं जिसे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा है। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को ऊर्जा जरूरतों के लिए जारी रखने की बात पर डटा हुआ है। ईरान अमेरिका के परमाणु समझौते का पेच यूरेनियम संवर्धन की शर्त पर फंस गया है। मामला अधर में है, ये सुलझेगा या नहीं। 2018 में अमेरिका ने परमाणु समझौते के ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत कुछ नियम तय किए थे, जिसमें ईरान को केवल 300 किलोग्राम यूरेनियम रखने की अनुमति दी गई। इसके साथ ईरान को यूरेनियम को 3.67% तक संवर्धित करने की छूट भी मिली। हालांकि मार्च 2025 में IAEA की जांच में पता चला ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसे 60% तक शुद्ध किया गया है। यानी ईरान यूरेनियम को और शुद्ध कर ले तो करीब आधा दर्जन परमाणु हथियार बना लेगा। अमेरिका मानता है कि ईरान यूरेनियम से एक हफ्ते में एक एटम बम बना सकता है, लेकिन ऐसा न ट्रंप होने देंगे न ही नेतन्याहू। भले ही ईरान से युद्ध क्यों ही न करना पड़े, इजराइल तो इसी ताक में है कि ट्रंप का इशारा हो और ईरान के एटमी अड्डों पर हवाई हमले शुरू किए जाए। अमेरिका और इजराइल दोनों के पास ईरान के परमाणु ठिकानों के बुनियादी ढांचे पर बमबारी करने की सैन्य ताकत है, मगर ईरान के ज्यादातर परमाणु ठिकाने जमीन के नीचे बने हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए इजराइल को बंकर बस्टर बम बरसाना होगा। ऐसे बमों को इजराइल बिना अमेरिकी मदद के इस्तेमाल नहीं कर सकता। इजराइल के लिए ईरान से भिड़ने के पहले हर दिन नए दुश्मन की आमद भी आफत है। सीरिया से गोलान हाइट्स पर पहली बार 2 रॉकेट दागे गए हैं। कमांडर जुलानी के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार है कि इजराइल पर हमला हुआ है। हमले के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने
कमांडर जुलानी उर्फ अल शरा को जिम्मेदार ठहराया है। अब तक इजराइल ने जब चाहा सीरिया में घुसकर दुश्मनों के ठिकाने तबाह किए हैं, लेकिन सीरिया से हुए पलटवार से साफ हो चुका है कि नेतन्याहू को एक नए फ्रंट पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। सीरिया में पर्दे के पीछे तुर्की की ताकत है, जिससे भिड़ना इजराइल के लिए घातक साबित हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तुर्की की सेना और हथियार भी इजराइल के टक्कर के हैं। यानी इजराइल अमेरिका के घमासान का मंजर जितना खौफनाक होगा, उतना ही डरावना युद्ध इजराइल तुर्की के बीच भी छिड़ सकता है। अब देखिए, अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ चुका है। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनावी मोर्चा खोल दिया। दोनों के बीच की तकरार अब अमेरिका में चुनाव तक पहुंच चुकी है। समझिए आप रिपोर्ट में। अमेरिका में गिर जाएगी ट्रंप सरकार। एलॉन मस्क बनेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति। We had to get it through the House. It's the big, beautiful bill. एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में जंग तेज। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, लोगों ने अपना मत दे दिया है। अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है जो 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करे। 80% लोग इससे सहमत हैं। वैसे अमेरिका में कई पार्टियां हैं, लेकिन वहां अभी तक 2 पार्टियां केंद्र में रही हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरी रिपब्लिकन। इन्हीं में से एक की सरकार बनती है। अब एलॉन मस्क भी इस राजनीतिक जंग में कूदने की तैयारी में हैं। उनके दावे के मुताबिक अगर उन्होंने अमेरिका में पार्टी बना ली तो आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से लेकर सीनेट के चुनावों में 3 पार्टियों के बीच सत्ता की जंग देखने को मिल सकती है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों का अपना अपना विचार और एजेंडा रहता है। वो उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में बिजनेसमैन एलॉन मस्क को भी पार्टी बनाने के बाद अपना एक एजेंडा सेट करना होगा, लेकिन उससे पहले वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ देकर उनके एजेंडों को अपनी सहमति दे चुके थे। लेकिन अब ट्रंप से टकराव के बाद ऐसा लगता है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के विचार से सहमत नहीं है। तभी ट्रंप से उनका टकराव खुलकर सामने आ गया है और इस टकराव ने जुबानी जंग की शक्ल ले ली है। कभी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकने वाले दोनों अब एक दूसरे पर हमलावर हैं। What's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. On the China, I just wish him well. अमेरिका और दुनिया के 2 सबसे बड़े चेहरों के बीच टकराव का केंद्र ट्रंप सरकार का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल है, जिसे लेकर मस्क ट्रंप पर कई बार हमला कर चुके हैं। एक तरह जहां ट्रंप इसे बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं, तो मस्क ने दावा किया है कि उन्हें इस बिल की जानकारी तक नहीं दी गई और बिल को जनता के पैसों की बर्बादी बताया। जबकि ट्रंप ने आरोप लगाए कि मस्क को बिल की पूरी जानकारी थी, लेकिन जब ईवी सब्सिडी कटौती की बात आई तब उन्हें परेशानी होने लगी। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. दोनों के बीच तकरार इस कदर बढ़ी कि ट्रंप ने संघीय सरकार के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले एलॉन मस्क के कारोबारी सौदों को लेकर
धमकी तक दे डाली, जबकि मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की। मस्क ने चेतावनी दी कि ट्रंप उनकी कंपनियों की फंडिंग घटाकर तो देखें। मस्क ने ट्रंप पर एहसान फरामोशी का आरोप लगाया और कहा कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, जबकि ट्रंप अब मस्क से बात करने को भी तैयार नहीं है। What's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? Is your Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. on the China? I just wish him well. ट्रंप और मस्क की ये जंग अब सिर्फ शब्दों की नहीं रह गई, बल्कि अमेरिका की राजनीति और व्यापारिक समीकरणों पर इसका सीधा असर दिखने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। कल के दिन यानी 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था। ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ पाकिस्तान की तबाही हुई, बल्कि उसके हथियारों की पोल खुल गई थी। खासकर उसने जो हथियार एयर डिफेंस सिस्टम चीन से खरीदे थे, वो भारतीय सेना के एक भी हमले का जवाब न दे सके, ध्वस्त हो गए। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा। 7 मई को हुई थी पाकिस्तान में तबाही। भारतीय मिसाइलों के आगे पाकिस्तान का एयर डिफेंस हुआ था फुस। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों का दम, चीन के हथियार बेदम। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हो चुका है और ये अभी भी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई हिमाकत होगी, आतंकी वारदात होगी, फौरन वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा कि 1 महीने पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दिया गया था। 7 मई को भारतीय सेना ने जो जख्म पाकिस्तान को दिए थे वो अभी ताजा है। पाकिस्तान जब भी 7 मई के मंजर को याद करता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी तबाही मिली थी और इस जंग में सबसे बड़ा दर्द उसके ही सबसे बड़े प्यारे दोस्त चीन ने दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी और उसके बाद जब पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में हमला किया, तब दोनों समय उसके पास मौजूद चीन की एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार बेदम साबित हुए और चीन एक्सपोज हो गया था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम मेड इन चाइना हो गया फुस। विंग लूंग सैकिंग ड्रोन मेड इन चाइना मलबे में हुआ तब्दील। PL-15 मिसाइल मेड इन चाइना लॉन्च होते ही हुई फुस। ये वो हथियार है जिनके दम पर पाकिस्तान की पिद्दी सेना ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना का मुकाबला करने चली थी। लेकिन इन चाइनीज हथियारों के दम पर पाकिस्तान उसी तरह से डूब गया जैसे पल भर में पानी में कागज की नाव डूब जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने युद्ध कौशल और एयर डिफेंस की सटीकता से पाकिस्तान के हथियारों को नेस्तनाबूद कर दिया, उससे चीन की साख पर सबसे बड़ा पट्टा लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी हथियार चीन से खरीदे थे, उनका जैसे इस्तेमाल किया वैसे ही वो फेल हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चीन के हथियारों को फेल कर दिया। महज 23 मिनट का पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर आतंकियों को सबक सिखाया गया। चाइनीज माल HQ-9 के चक्कर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस फेल। चीन से दोस्ती और उससे हथियार खरीदते वक्त पाकिस्तान को लगा कि उसने बाजी मार ली, लेकिन जब चाइनीज हथियारों को इस्तेमाल करने की नौबत आई, हमेशा की तरह चाइनीज माल फुस हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की धाकड़ मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते हुए एक एक टारगेट को ध्वस्त कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को पंजाब प्रांत के बहावलपुर में जैश के मुख्यालय की सुरक्षा में तैनात किया था, लेकिन 7 मई की सुबह भारतीय सेना ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए न सिर्फ जैश के मुख्यालय को तबाह किया, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भी ध्वस्त कर दिया। यानी भारतीय फाइटर जेट के घातक हमले में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खुद की ही रक्षा नहीं कर सका। भारत की कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों की मौत हुई थी। हमले में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय मलबे में तब्दील नजर आया था। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।